गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट से हम लोगों ने हेरिडिटी और जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जान लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वेरिएशंस क्या होता है, वेरिएशंस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सब के विषय हम बहुत अच्छे से जान लिया है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स किसे कहते हैं, इन सब के विषय हम लोगों को बहुत अच्छे से जाना है। आज आइए वीडियो सेगमेंट से हम लोग बात करेंगे कि अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें और जेनेटिक्स की बात करें और वहाँ किसी एक महान शख्सियत का नाम न लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो महान शख्सियत कौन है? उस महान शख्सियत का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अर्थात अगर हम ये जानें कि किसी माता पिता का जो कैरेक्टर किसी संतान में ट्रांसफ़र होता है, वो इम्पॉर्टेंट यूनिट, इंफॉर्मेटिव यूनिट, वो फैक्टर्स कौन सा है, तो उस फैक्टर्स का जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ तुरंत हमारे जहन में एक ऐसे शख्सियत का नाम आता है जिसको हम ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। तो आज आइए इस वीडियो सेगमेंट से हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ द इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेगर जॉन मेंडल इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फील्ड में ग्रेगर जॉन मेंडल का क्या महान उपादेयता रहा है, क्या योगदान रहा है, आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लगाना चाहें तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रियन जेनेटिसिस्ट एज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के एक महान जेनेटिसिस्ट थे, जेनेटिक्स के स्पेशलिस्ट थे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, है ना बच्चों। बहुत ही अनलकी रहे मेंडल साहब, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे, जिंदा रहने पर उनको वो एक जो रिकग्निशन होना चाहिए जेनेटिक्स के फील्ड में, जैसा उन्होंने काम किया था, उस काम के आधार पर उनको यहाँ इस यूनिवर्स में, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में रिकग्निशन नहीं मिल पाया, पहचान नहीं मिल पाया। मरणोपरांत अर्थात 1884 ईस्वी में इनका डेथ हो जाता है और सन 1901 ईस्वी में उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिलती है। तो मरणोपरांत उनको ये रिकग्निशन मिल पाती है। जब तक वो जिंदा थे तब तक उनको, अर्थात उनका आत्मा भटक रहा, वो उनको ये भी नहीं पता है कि इस यूनिवर्स में हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो मरणोपरांत उनको ये उपलब्धि मिलती है, अर्थात जिनको जो रिकग्निशन उनको इस समय मिला है वो उनको जीवन रहते नहीं मिल पाया था। तो आज आइए जानते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल was an Austrian geneticist and regarded as the father of genetics। इन्हीं को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। He performed his experiments on garden pea। अर्थात उन्होंने जो अपना काम किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक मटर के पौधे पर किया था, जिसको हम गार्डन पी या पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 7 पेयर्स होती है, अर्थात 14 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन पी पाइसम सटाइवम ड्यूरिंग 1856 टू 1865। अर्थात 10 वर्षों तक इन्होंने अथक परिश्रम किया था अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। किस पर इन्होंने काम किया था? द एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इसी पर इन्होंने काम किया था। और कब तक किया था? सन 1856 ईस्वी से लेकर 1865 ईस्वी तक। अर्थात कुल मिला के ये 9 वर्ष तक बहुत ही अथक परिश्रम करने के बाद 9-10 वर्षों तक इन्होंने बहुत ही मेहनत किया। एंड पब्लिश्ड हिज रिजल्ट्स इन द बुक। और अपना जो काम किया उस काम का जो कंक्लूजन था, जो रिजल्ट था, उन्होंने एक बुक में छपवाया और उस बुक का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइटल के नाम से, उस टाइटल का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जिस पर जिस जर्नल्स में इन्होंने छपने के लिए दिया था, उस जर्नल्स का नाम था द प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ द सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये ब्रून की एक सोसाइटी हुआ करती थी। ये कोई रिनाउंड जर्नल नहीं था, जिसकी वजह से मेंडल को वो पहचान नहीं मिल पाया। जितना उन्होंने काम किया था वैसा उनको रिकग्निशन, वो पहचान नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि रिनाउंड जर्नल्स नहीं था उस समय, उस जर्नल्स को कोई जानता नहीं था, जिसकी वजह से उनका लेख छप नहीं पाया, है ना। तो मेंडल ने अपने रिजल्ट को, अपना जो रिजल्ट पब्लिश कराया था वो किस बुक में कराया था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल वॉज रिमेन्स अनरिकग्नाइज्ड टिल हिज डेथ। अर्थात मेंडल अपने मृत्यु तक उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया, अर्थात उनको पहचान नहीं मिल पाया इन द ईयर ऑफ 1884। अर्थात 1884 ईस्वी, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उनके मृत्यु के समय तक उनको वो रिकग्निशन नहीं मिल पाया जिसके वो भागीदार थे। अर्थात जिनके लिए उनको जिनके जितना उन्होंने काम किया था, जितना उन्होंने अथक परिश्रम किया था, उसके लिए उनको रिकग्निशन जो मिलना चाहिए वो रिकग्निशन मेंडल साहब को 1884 ईस्वी तक नहीं मिल पाया। अर्थात उनका डेथ कब हो गया?
1884 ईस्वी में, और उनको रिकग्निशन जो मिलती है फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में वो सन 1901 ईस्वी मिलती है, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडल्स वर्क ना। मेंडल्स के जो वर्क थे उनके रीडिस्कवरी होने के बाद उनको ये उपाधि मिलती है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रेगर का उपाधि मेंडल को कहाँ मिला था। तो ग्रेगर की उपाधि मेंडल को एक जो ऑगस्टेनियन मोनास्ट्री था वहाँ की ये मॉन्क थे, वहाँ के ये पृष्ठ थे, पादरी थे, वहीं पर इनको सन 1856 ईस्वी में ग्रेगर की उपाधि मिली थी। कब मिली थी? सन 1856 ईस्वी में ऑगस्टेनियन मोनास्ट्री ना, अर्थात वहाँ उनको जिस जगह ये मॉन्क का काम किया करते थे, एक पृष्ठ का काम किया करते, पुजारी का काम किया करते थे, वहीं पर इनको 1856 ईस्वी में ग्रेगर की उपाधि मिली है। आइए बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल्स का जो वर्क है उसका रीडिस्कवरी किसने किया? एक बार उनके जो लिखे गए शोध पत्र थे, जो लिखे गए उनके लेख थे, उसको किसने रीडिस्कवर्ड किया? इन 1900 बाई 3 जेनेटिसिस्ट सेपरेटली 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में 3 डिफरेंट बॉटनिस्ट सच एज द ह्यूगो डिब्रीज फ्रॉम हॉलैंड। ह्यूगो डिब्रीज जो एक डच साइंटिस्ट थे हॉलैंड से, वर्किंग ऑन द आइनोथेरा लेमार्कियाना विच इज द कॉमनली नोन एज द इवनिंग प्रिमरोज, वो आइनोथेरा लेमार्कियाना पर काम किया। और कौन थे? कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी, वर्किंग ऑन द मिराबिलिस जलापा दैट इज द 4 o'clock प्लांट, एंड एरिक वॉन सेरमार्क फ्रॉम द ऑस्ट्रिया, वर्किंग ऑन द गार्डन पी दैट इज द पाइसम सटाइपम। इन तीनों बॉटनिस्ट, ये तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से, सेपरेटली ढंग से मेंडल के किए गए कार्यों को फिर से किया, रीडिस्कवर्ड किया, और रीडिस्कवर करने के बाद बेटेसन साहब का उपाध्येता रहा है। बेटेसन साहब के सानिध्य में मेंडल को ये रिकग्निशन मिल पाती है फादर ऑफ जेनेटिक्स की। अर्थात सन 1901 ईस्वी में बेटेसन साहब जब इसकी पुष्टि कर देते हैं कि उपरोक्त तीनों वैज्ञानिकों द्वारा लिखा गया शोध या किया गया कार्य बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है मेंडल्स के लॉ से, तो उसी समय 1901 ईस्वी में विलियम बेटेसन साहब ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि से नवाजते हैं। अर्थात मरणोपरांत उनको ये रिकग्निशन मिल पाती है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। आइए अगला हम बात करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रेड्स। अर्थात मेंडल ने कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे अपने प्रयोगों में। मेंडल्स यूज्ड अ नंबर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गॉड एंड पी। मेंडल जो है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में। जो वर्क कर रहे थे, जो उन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, पाइसम सटाइवम पर, उसके लिए उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। कितना? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट। शुरुआत तो उन्होंने 34 वैराइटीज़ से किया था, फिर बाद में उन्होंने 22 वैराइटीज़ पर लाया, और लास्ट में उन्होंने 7 वैराइटीज़ पर काम किया था। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर उन्होंने काम किया था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स माने ये होता है बच्चों प्योर लाइन वैराइटीज़ ऑफ प्योर लाइन वैराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट प्लांट एज वेल एज द प्योर लाइन वैराइटीज़ ऑफ रेसिव प्लांट। तो इनको हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे एक टाल प्लांट, एक शार्ट प्लांट, तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर काम किया था। आइए बात करते हैं वो 7 पेयर हैं कौन कौन। पहला जो है बच्चों, ये स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट अगर डोमिनेंट हम देखें तो इसको टॉल कहते हैं, और रेसिव कैरेक्टर्स इसका जो होता है डॉर्फ या शार्ट होता है। दूसरा इन्होंने जो लिया था वो फ्लावर का कलर लिया था। फ्लावर के कलर में अगर डोमिनेंट हम देखेंगे पर्पल या रेड होता है, और डॉर्फ में हम देखेंगे तो वाइट कलर देखने को मिलता है। तीसरा उन्होंने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया वो पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसमें क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर में एक्साइल होता है, और रेसिव ट्रेड्स के रूप में ये टर्मिनल होता है। चौथा जो है इन्होंने शेप ऑफ पॉड को लिया। इसमें देखा गया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो इन्फ्लेटेड होता है, और रेसिव कैरेक्टर जो होता है वो कंस्ट्रिक्टेड होता है। पांचवा जो इन्होंने लिया था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में कलर ऑफ पॉड, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है पॉड का, फली का, वो ग्रीन कलर होता है, और रेसिव में वही ग्रे कलर का हो जाता है या येलो कलर का हो जाता है। छठा जो कैरेक्टर था वो शेप ऑफ सीड। सीड का शेप कैसा होता है आफ्टर मैच्योरेशन? तो जो सीड का शेप होता है अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर में देखेंगे तो राउंडेड होता है, और रेसिव कैरेक्टर में देखेंगे तो रिंकल्ड होता है। और लास्ट जो 7वां कैरेक्टर था वो कलर ऑफ कॉटिलिडान, अर्थात जो सीड का कलर होता है वो कैसा होता है। तो इसमें उन्होंने देखा कि डोमिनेंट कैरेक्टर में ये आफ्टर मैच्योर होने पर, सूख जाने पर येलो होता है, अगर वहीं रेसिव कैरेक्टर देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का होता है। तो इट इज़ द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिस पर मेंडल ने क्या किया था? काम किया था। ठीक। और मेंडल बहुत लकी रहे जो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया, और वो जो है 4 क्रोमोसोम पर ही डिपेंडेंट थे। क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7। इनके जो ये 7 कैरेक्टर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 7 कैरेक्टर्स मटर के पौधे पर केवल 4 क्रोमोसोम पर देखने को मिला, क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 एंड 7 पर। ठीक।
तो आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के विषय में कि हेरिडिटी में या फिर मेंडल्स ने जिन टर्म को यूज किया था या हेरिडिटी में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेंडल्स कॉल्ड जीन बाय जॉनसन फैक्टर्स। मेंडल ने एक फैक्टर नाम दिया था। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर इज अ टाइप ऑफ द यूनिट विच हैव सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अर्थात ये फैक्टर जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसको हम जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन नाम जॉनसन साहब ने दिया, लेकिन मेंडल को ये जीन का नाम नहीं पता था। मेंडल ने जब इसको कहा तो मेंडल ने इसको फैक्टर्स का नाम दिया था। अब फैक्टर क्या होता है? इट इज़ ओनली टाइप ऑफ द यूनिट। ये एक प्रकार का यूनिट होता है, इन्फॉर्मेटिव यूनिट होता है विच ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम द विच ट्रांसफर द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो माता पिता के संतान को बच्चों तक ले जाने का काम करता है, उसको हम जीन या फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने इसको फैक्टर कहा और बाद में जॉनसन ने इसी फैक्टर को जीन के नाम से नवाजा। दूसरा देखिए एलील क्या होता है। व्हाट इज़ द एलील ना? तो एलील क्या होता है इसके विषय हम लोग जान लेते हैं। टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ फैक्टर विच कंट्रोल द कंट्रास्ट इन कैरेक्टर्स। एलील क्या होता है? इट इज़ द ये जो होता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ये जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है विच कंट्रोल द कंट्रास्ट इन कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। एक बार आप इसको फिर से समझिए। एलील क्या होता है? इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है विच कंट्रोल द कैरेक्टर, अर्थात जो कंट्रास्ट कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है उसको हम एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आप देख रहे हैं, अर्थात एक कैरेक्टर के दो ट्रेड हो सकते हैं। एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स, जैसे हम कहें हाइट, हाइट इज अ टाइप ऑफ द कैरेक्टर। उस हाइट के दो भागों, एक लंबा एक छोटा, तो लंबा और छोटा इट इज अ टाइप ऑफ द ट्रेट। ये ट्रेट है, लंबा और छोटा। अगर हाइट में देखें तो हाइट के दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक लंबा हो सकता है दूसरा छोटा हो सकता है, तो ये एलील कहलाते हैं। तो अर्थात एक कैरेक्टर के दो ट्रेट्स हो जाते हैं, इसी ट्रेट्स को हम एलील का नाम देते हैं। क्या देते हैं? एलील का नाम देते हैं। तो एलील क्या है? एलील इज ये होता है इट इज़ द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच कंट्रोल द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हम यही देखें, देखिए यहाँ कहा गया फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये दोनों क्या है? एलील हैं। जो कैपिटल टी है इट इज़ अ टाइप ऑफ द डोमिनेंट एलील, और स्मॉल टी जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ द रेसिस्टिव एलील है। और इन दोनों को हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है विच कंट्रोलिंग द हाइट, और ये दोनों मिलकर हाइट को कंट्रोल करें। अगर कैपिटल टी है तो हाइट लंबी होगी, स्मॉल टी होगी तो हाइट कैसी होगी? छोटी होगी। तो इसको हम एलील कहते हैं। दूसरा क्या है? F1 जनरेशन। इट इज़ कॉमनली नोन एज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन क्या है? अर्थात जो दो पेरेंटल प्लांट, अर्थात एक अगर प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट प्लांट जैसे टाल और दूसरा प्योर लाइन वेराइटी ऑफ रेस्टिव प्लांट जैसे ड्वार्फ, इन दोनों के बीच में अगर हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने के बाद जो पहले जनरेशन में प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, उसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। पहले जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, पहले जनरेशन जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन किसके किसके बीच में बनता है? पेरेंटल प्लांट्स के बीच में बनता है। प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट प्लांट एंड प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ रेसिस्टिव प्लांट, दैट इज द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार से उनके जो प्रोजेनी आते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन के नाम से जानते हैं। उस जनरेशन का क्या नाम होता है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरा क्या हुआ? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को हम सेकेंड फिलियल जनरेशन कहते हैं। ये क्या होता है कि जो F1 हाइब्रिड आया हुआ है, अर्थात पेरेंटल क्रॉस के बाद जो F1 हाइब्रिड में ऑफस्प्रिंग आए हुए हैं, इनका अगर हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, तो सेल्फ क्रॉस कराने के बाद F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम F2 जनरेशन कहते हैं। जो प्रोजेनी F2 जनरेशन में आएंगे वो क्या कहलाते हैं? सेकेंड फिलियल जनरेशन कहलाते हैं। और उसमें जो होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के रूप में हम देखते हैं कि उसमें जो रेशियो आएगा बच्चों, उसमें 3 अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रूप में देखें तो 3:1 का रेशियो आता है, अर्थात 3 पौधे बड़े बड़े, एक पौधा छोटा होता है। अब वहीं F1 जनरेशन में जो देखते हैं, उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो प्रभावी रूप से दिखाई देता है और रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है वो दब जाता है। ठीक, आइए अगर हम देखें डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होता है। द एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट। हाइब्रिड में ऐसा एलील जो अपने प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है, उसको हम डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर इसमें हम देखें तो डोमिनेंट ट्रेट्स कौन सा है? डोमिनेंट ट्रेट ये होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी होने पर क्या होता है? ये पौधा जो होगा वो टाल होगा। क्यों?
क्योंकि ये जो स्मॉल टी है ये सप्रेस हो जाता है, दब जाता है, और कैपिटल टी अपनी डोमिनेंसी को दिखाता है और ये एक्सप्रेस होता है। तो डोमिनेंट ट्रेट्स कौन होता है? द एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड, ये हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड में वो एलील जो अपने आप को प्रभावी रूप से दिखाता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। तो कैपिटल टी क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट्स होगा, जबकि स्मॉल टी क्या होगा? रेसेसिव ट्रेट्स होगा। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी इज अ टाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दी हाइब्रिड, ये हाइब्रिड में अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस करता है। वहीं दूसरा अगर हम देखें रेसेसिव ट्रेट्स क्या होता है? द एलील विच रिमेन्स सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज द रेसेसिव, वो एलील जो हाइब्रिड में अपने आप को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, दब जाता है, वो अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है, उस दबे हुए ट्रेट्स को हम रेसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में स्मॉल टी जो होता है ये दब जाता है, अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता है, जिसकी वजह से ये पौधा टाल हो जाता है, टाल दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया? स्मॉल टी इज अ टाइप ऑफ द रेसेसिव ट्रेट्स एंड कैपिटल टी इज अ टाइप ऑफ द डोमिनेंट ट्रेट्स। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला देखिए हम लोग बात करते हैं, a single copy of the dominant allele capital T is enough to show dominant character while both copy must present to express the recessive character। अर्थात डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में, अर्थात एक डोमिनेंट एलील का एक ही कॉपी, सिंगल ही कॉपी इनफ होता है, पर्याप्त होता है। जबकि हमको अगर रेसेसिव कैरेक्टर दिखाना होता है तो वहाँ हमको रेसेसिव कैरेक्टर के दोनों ट्रेट्स होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। अगर हम ये कहें कि डोमिनेंट के रूप में क्या होगा? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, एक डोमिनेंट ये हो सकता है, दूसरा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों टाल हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों टॉल हैं। अर्थात इसमें स्मॉल टी दब जाता है, कैपिटल टी अपने प्रभाव को दिखाता है। अगर यहीं हमको छोटा पौधा दिखाना है, स्मॉल टी दिखाना है, तो हमको इस प्रकार से डिनोट करना पड़ेगा। अर्थात एक रेसेसिव कैरेक्टर को दिखाने के लिए दोनों एलील का होना ज़रूरी होता है, जबकि डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाने के लिए अगर एक ही डोमिनेंट एलील है तो भी ये इनफ माना जाता है ना। तो यही चीज़ कहा गया है, अ सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल टी इज इनफ टू सो डोमिनेंट कैरेक्टर वाइल बोथ कॉपी मस्ट प्रेजेंट टू एक्सप्रेस द रेसेसिव कैरेक्टर। अर्थात डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करने के लिए केवल एक ही डोमिनेंट एलील का सिंगल कॉपी ही इनफ होता है, जबकि रेसेसिव कैरेक्टर को शो करने के लिए वहाँ दोनों रेसेसिव एलील होना जरूरी है। आइए अगला हम जानते हैं व्हाट इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जीनोटाइप क्या होता है? ये जेनेटिक मेकअप होता है, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो जीन के अंदर इन्वॉल्व होता है। दूसरा अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। जो फिनोटाइप होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई प्लांट है, अगर हम उसकी मार्फोलॉजी पूछे, अगर हम ये पूछे कि इसकी फिनोटाइप क्या दिख रही है, तो एक प्लांट का फिनोटाइप क्या दिखेगा? उसका जड़ दिखेगा, उसका तना दिखेगा, उसका पत्ती दिखेगा, उसका फ्लावर दिखेगा, उसका फ्रूट्स दिखेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ द फिनोटाइप। जो ऊपर से कोई चीज़ दिखता है तो उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप माने वो होता है जब उसके हम जीन में घुसकर उसको पढ़ेंगे, उसके जेनेटिक मेकअप को पढ़ेंगे तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप refers to the genetic constituents while the phenotype refers to the external factor only, है ना। आइए अब हम देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ ऑल द जीनोटाइप इन द प्रोपोर्शन। अर्थात पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप का रेशियो होता है उसको हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रूप में हम अगर देखें तो जीनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड का क्या होता है? 1:2:1 होता है। अर्थात 1 जो होता है ये होमोलॉगस टाल प्लांट होता है, और 2 जो होता है वो हेटेरोलॉगस प्लांट टाल होता है, और 1 जो होता है वो होमोजाइगस डॉट प्लांट होता है। तो 1:2:1 जो होता है इट इज़ द टाइप ऑफ द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर वही फिनोटाइप की बात करें तो द रेशियो ऑफ ऑल फिनोटाइप इन अ पॉपुलेशन, जब किसी पॉपुलेशन में सभी जो फिनोटाइप के रेशियो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिनोटिपिक रेशियो। जैसे 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम 3:1 देखेंगे तो ये फिनोटिपिक रेशियो होता है। ऊपर से देखने पर हमको ये लगता है कि 3 पौधे जो होते हैं, ये 3 क्या हैं? ये क्या है? इसको हम 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा छोटा है। लेकिन अगर जेनेटिकली हम देखेंगे तो इसका जो होता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, इसका जो होता है ये कैपिटल टी टी होता है, इसका जो होता है स्मॉल टी टी होता है। तो ये जो होता है इसको हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। और फिनोटिपिक रेशियो में हम केवल ये देखेंगे कि ये टाल प्लांट है और ये शॉर्ट प्लांट है। ठीक, तो ये तो थे कुछ टर्मिनोलॉजी, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी जिसको जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन थे?
द क्रॉस बिटवीन द प्लांट हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर क्रॉस कराया जाता है, ऐसे प्लांट। और कैसे प्लांट, कौन से प्लांट, अर्थात कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट। ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट, कहने का मतलब ये कि एक जो होता है प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट प्लांट और दूसरा होता है प्योर लाइन वेराइटी ऑफ रेसिव प्लांट, इन दोनों के बीच में जो क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले होते हैं, अगर इनके बीच में हम क्रॉस करा देते हैं और एक कैरेक्टर्स को लेकर, एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर, तो इस प्रकार का जो क्रॉस होता है उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लिया गया है इसमें देखिए स्टेम का लेंथ लिया गया, क्या लिया गया है, स्टेम का लेंथ लिया गया है। यहाँ देखिए स्टेम का लेंथ है, एक प्लांट टाल है और दूसरा शॉर्ट प्लांट। टाल और शॉर्ट प्लांट के बीच में जब हम एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। Mendel selected pea plant having one pair of the contrasting characters, a tall pea plant and a short pea plant. He selected pure plant, that is the capital TT, and pure short, that is the small TT pea plant, and cross pollinated them. इन्होंने एक कैपिटल TT अर्थात प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ टॉल प्लांट लिया और दूसरा प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ शॉर्ट प्लांट लिया, इन दोनों का उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, है ना। ही ऑब्टेन्ड ऑल टॉल प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो पौधे जो प्रोड्यूस फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो पौधे जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए वो सब कैसे हुए, वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में हुए। अर्थात मैंने बताया कि कैपिटल टी ओनली वन एलील जो होता है इनफ होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड्स। डोमिनेंट ट्रेड्स के एक्सप्रेशन के लिए केवल एक ही एलील क्या होता है, इनफ होता है। तो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने देखा कि सभी पौधे कैसे थे, टाल थे। अब यहाँ कौन सा प्रभाव दब गया, यहाँ जो शार्ड कैरेक्टर है, रेसिव कैरेक्टर है, ये दब गया और इसने अपने पूरे प्रभाव को हर एक प्लांट में दिखाया। अर्थात ये क्या है, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट हैं जिसको हम हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो मेंडल ने बहुत बड़ा चमत्कार देखा कि एक बड़े वाले पौधे को छोटे वाले पौधों से जब क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि इनके जो प्रोजेनी होते हैं अगले जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, उसमें कोई छोटा पौधा नहीं हुआ, सब के सब बड़े पौधे हुए। और इस पौधे का नाम उन्होंने F1 जनरेशन, इस पौधे का नाम हाइब्रिड रखा और इस जनरेशन का नाम उन्होंने F1 जनरेशन किया, है ना। अगला क्या किया उन्होंने, व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट वेयर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब फिर क्या किया उन्होंने, इस F1 जनरेशन के जो प्लांट आए हैं इनको फिर से इन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया आपस में, अर्थात सेल्फ करा दिया। जब सेल्फ पॉलिनेशन इन्होंने करा दिया तो एक बहुत ही इनोवेटिव क्या हुआ है, एक बदलाव देखने को मिला है। और वो बदलाव क्या देखने को मिला, ही ऑब्टेन्ड टॉल एंड डॉर्फ प्लांट इन द रेशियो ऑफ 3:1 इन फिनोटाइप एंड 1:2:1 इन जीनोटाइप। उन्होंने ये देखा कि बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। सेकेंड फिलियल जनरेशन उन्होंने देखा कि इसमें जो है ये कैरेक्टर भी दूसरे जनरेशन में दिखाई दिया। देखिए पेरेंटल जनरेशन जो है, ये पेरेंटल कैरेक्टर जो है यहाँ तो नहीं दिखाई दिया, अर्थात यहाँ शॉर्ट प्लांट नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ आके एक्सप्रेस हुआ, है ना। अर्थात इन्होंने ये देखा कि जब हम F1 जनरेशन का सेल्फ करा देते हैं तो यहाँ जो हमको रेशियो मिला ये 3:1 का रेशियो फिनोटाइप के रूप में, 3 प्लांट जो है ये लंबे हुए और एक प्लांट जो हुआ छोटा हुआ, है ना। तो इनको, जबकि ये देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ये जो है ये नहीं दिखाई दिया, तो इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंसी के रूप में जानते हैं कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में ये केवल अपना जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता, अप्रभावी लक्षण दब जाता है। लेकिन जब हाइब्रिड को फिर से हम सेल्फ कराते हैं तो वो जो रेसेसिव कैरेक्टर्स है वो अगले जनरेशन में प्रतिबिंबित हुआ, वो अगले जनरेशन में दिखाई दिया। इसी को मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर हम इसके फिनोटिपिक रेशियो को देखेंगे तो 3:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो को देखेंगे तो 1:2:1 का रेशियो देखने को मिलता है। द रेशियो ऑफ द प्योर टाल कैपिटल टी हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी एंड प्योर डॉर्फ दैट इज स्मॉल टी जीनोटिपिक रेशियो के रूप में क्या होता है, 1:2:1 होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से इन्होंने देखा कि जो प्योर लाइन वेराइटीज़ के प्लांट हुए वो एक जीनोटिपिक रेशियो के रूप में, और जो हाइब्रिड वेराइटी के हुए वो 2, और जो प्योर लाइन वेराइटी के ड्वार्फ हुए वो 1। तो इसको हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं, अर्थात 1:2:1 इज अ टाइप ऑफ द जीनोटिपिक रेशियो, वाइल 3:1 इज अ टाइप ऑफ द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसको मेंडल का क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक।
अब अगर हम देखें कि मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे कहते हैं, द क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट या द क्रॉस बिटवीन द प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पौधों के बीच में अर्थात ऐसे पौधों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर रखते हों उनके दो अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया और उसमें दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। क्या लिया? शेप एंड कलर ऑफ सीड। उन्होंने सीड जो बीज है उसका शेप लिया और उसका कलर लिया। शेप और कलर ऑफ द सीड, सीड के शेप और कलर को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया। ही सिलेक्टेड प्लांट हैविंग राउंड येलो। अब देखिए जो डोमिनेंट कैरेक्टर के रूप में हुआ वो क्या हुआ? राउंड येलो सीड। राउंड जो है देखिए राउंड अर्थात इसका जो शेप है वो राउंड लिया और कलर लिया येलो, अर्थात किसी सीड का अगर राउंड कलर है और उसका राउंड शेप है और कलर येलो है तो इसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और दूसरी तरफ जो उन्होंने रेसेसिव कैरेक्टर्स के रूप में लिया उन्होंने रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया, अर्थात जो शेप है उन्होंने रिंकल्ड लिया और जो कलर है उन्होंने ग्रीन लिया। तो इस प्रकार से कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई के रूप में उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज़ किया। किस में? पाइसम से टाइप में मटर के पौधे में। एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम, और इनके बीच में उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया है ना। तो क्या हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर क्या देखा गया? ही ऑब्टेन्ड ऑल प्लांट्स ऑल राउंड येलो। उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट हुए सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हुए। कौन से कैरेक्टर? ये वाला हुआ राउंड येलो सीड। तो देखिए जितने भी हुए वो सब राउंड येलो सीड वाले हुए। लेकिन कैसे हैं ये हाइब्रिड हैं, अर्थात प्योर लाइन वेराइटीज़ के नहीं हैं। ये कैसे हैं? ये हेट्रोजाइगस हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन मैंने अभी बताया कि ओनली वन डोमिनेंट एलील इज इनफ फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, अर्थात इसमें केवल एक डोमिनेंट एलील ही इनफ होता है उस लक्षण को प्रतिबिंबित करने के लिए। अर्थात कैपिटल आर स्मॉल वाई में कैपिटल आर अकेले ही अपना प्रभाव दिखाएगा, राउंड शेप दिखाएगा। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई अकेले ही अपना येलो क्या करेगा? जो है येलो कलर शो करेगा। ठीक, तो F1 जनरेशन उन्होंने देखा कि प्रत्येक जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं सब डोमिनेंट कैरेक्टर हुए, अर्थात राउंड एंड येलो सीड देखने को मिले। When these plants were self pollinated, इन्होंने जब देखा कि इस F1 जनरेशन में आए हुए जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन के जो प्लांट हैं उनको अगर हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं तो F2 जनरेशन में उन्होंने जो रेशियो देखा वो बहुत ही बदला हुआ रेशियो। उन्होंने ये देखा कि 16 प्लांट में से 9:3:3:1 का रेशियो फिनोटाइप में देखा। क्या दिखा? 9:3:3:1 का रेशियो उनको देखने को मिला, है ना। अर्थात 9 प्लांट जो हैं, यहाँ देखिए आप इसको हम बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, ये देखिए 9 प्लांट जो हैं, ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए 9 सीड्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 देखिए ये जो 9 कैरेक्टर्स हैं ये 9 हुए, है ना। अर्थात ये क्या है? अर्थात ये है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ लिखा गया है राउंड, अर्थात राउंड एंड येलो कैरेक्टर्स को जो शो कर रहे हैं ये 9 है। और दूसरा देखेंगे यहाँ 9:3। अब देखिए 3 वाला क्या है? 3 वाला ये है, ये है, अर्थात राउंड एंड ग्रीन। ये कौन है? राउंड एंड ग्रीन है। 9:3 हो गया। तीसरा देखेंगे ये वाला है, सॉरी ये वाला है रिंकल्ड एंड येलो। ये क्या है? रिंकल्ड एंड येलो। और एक जो हुआ वो कौन सा है? ये वाला, ये। तो ये हो गया 9:3:3:1 इन फिनोटाइप। इन्होंने ये देखा कि 9 ऐसे बीज हैं, जो 9 सीड्स ऐसे हैं जो राउंड हैं, येलो हैं। 3 उन्होंने देखा कि राउंड एंड ग्रीन हैं। फिर 3 उन्होंने ये देखा कि रिंकल्ड एंड येलो हैं। और एक उन्होंने देखा रिंकल्ड एंड ग्रीन हैं, है ना। कैसे हैं? रिंकल्ड एंड ग्रीन है। तो इस प्रकार से इन्होंने F2 जनरेशन में सब कुछ देखा। तो इसको मेंडल का क्या कहते हैं? अगर इसको जीनोटाइप के रूप में देखेंगे तो इसका क्या होता है? 1:2:2:1:4:1:1:2:1:2 ना। अर्थात ये कैसे होता है इसको आप फिर से देख लेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। 1:2, ठीक से चल रहा है, 1:2, मैं यहाँ बता रहा हूँ 1:2:2:4:1:2:1:2 इस प्रकार से देखेंगे तो ये क्या होता है? ये जीनोटिपिक रेशियो में देखने को मिलता है। ठीक,
1:2:2:4:1:2:1:2 ये क्या मिलता है, ये फिनोटाइपिक रेशियो में देखने को मिलता है। अर्थात मेंडल ने ये देखा कि फिनोटाइप के रूप में डाईहाइब्रिड क्रॉस के रूप में 9:3:3:1 और जीनोटाइप के रूप में इन्होंने देखा 1:2:2:4:1:2:1:2 इस प्रकार से जीनोटाइप के रूप में इन्होंने देखा। ठीक, तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने ये जान लिया कि क्या होते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, कुछ इनको जाना, साथ ही साथ हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से जान लिया है। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो तो कमेंट बॉक्स में जाएँ और हमको वहाँ थंब इम्प्रेस का निशान लगाए, जिससे हमको ये समझ में आए कि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।